नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। झूठ बोलना इस देश में अपराध तो है नहीं, इसीलिए झूठ बोल बोलकर लोग अपने काम को अंजाम देते रहते हैं और यही झूठ कई बार कितना ज्यादा विभत्स क्राइम बन जाता है हम सब देखते हैं। हम सब देखते हैं इन सारी चीजों को कि कैसे झूठ बोल बोलकर लोग ठगी करते हैं। आज आपको एक ऐसा किस्सा बताने जा रही हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और सोचने और विचारने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आपके जहन में तमाम सवाल आएंगे और उन्हीं सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश भी करेंगे। मैं जिक्र करने जा रही हूं बार्क का, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, जहां पर कुतुबुद्दीन नाम का एक शख्स पिछले 30 साल से फर्जी साइंटिस्ट बनकर काम कर रहा था। निश्चित तौर पर सुनने में आपको बहुत हैरानी हुई होगी, ठीक उसी तरीके से जैसे मैं हैरान हुई, लेकिन इसके पीछे की वास्तविकता कैसे जुड़ा, कैसे इसने अपना आइडेंटिटी कार्ड बनाया, आस पड़ोस के साइंटिस्ट को क्या इसके बारे में पता नहीं चला, और जब पता चला तो कैसे खुलासा हुआ, आज इसी पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी मेरे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। ये कैसे पॉसिबल है सर, कुतुबुद्दीन नाम का शख्स, बल्कि दो भाई मुझे लग रहा है बताए जा रहे हैं, कैसे बार्क में काम कर सकते हैं पिछले 30 साल से, कैसे ये ठगी कर सकते हैं इतनी बड़ी? ये झारखंड के रहने वाले दो भाई थे। पहले अरब में तेल कंपनी में काम करते थे, बाद में वहां शिफ्ट होकर आगे दिल्ली में बस गए और दोनों भाइयों ने फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहां हमारा कहते नहीं परमाणु के ऊपर रिसर्च होता है, बाकी बहुत हाई प्रोफाइल रिसर्च होता है, उसके बारे में कहना नहीं चाहूँगा, वहाँ ये साइंटिस्ट बन के दोनों घुस गए और दो के दोनों, एक ईरान के लिए काम कर रहा था, एक पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। बहुत बड़ी मात्रा में इनको फंडिंग हो रही थी। ये दोनों भाइयों ने दुबई में अपने मकान बना लिए, दोनों भाइयों ने दिल्ली में मकान बना लिए, झारखंड में बहुत सारी संपत्तियां खरीद ली, मुंबई में सामान अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लिया। चूँकि मुंबई से थोड़ी दूर पे ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, तो मुंबई में इन्होंने अपने प्लॉट वगैरह खरीद लिए, फ्लैट खरीद लिए, सब कुछ कर लिया। 30 साल के बाद ये दोनों पकड़े गए। 30 साल तक लगातार ये जासूसी करते रहे, 30 साल लगातार गद्दारी करते रहे, 30 साल तक लगातार भारत की जो इस तरीके खबरें उसको लीक करते रहे। एक ईरान को दे रहा था, एक पाकिस्तान को दे रहा था। जानते क्यों कर रहा था? क्योंकि हमारा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जो अंग्रेजों ने बनाया था, आज तक बदला ही नहीं गया। हमारे देश में जासूसी करने पे मैक्सिमम 3 साल की सजा है या जुर्माना है। चीन में जासूसी करने पे मिनिमम फांसी है, फांसी से कम कुछ है ही नहीं है। और हमारे यहाँ पे या तो जुर्माना या 3 साल की, या 3 साल से ज्यादा, दोनों भी नहीं। हाँ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आप उठा के पढ़ लीजिए, देख लीजिए उसमें क्या लिखा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं, जो समस्या भारत में वो चीन में क्यों नहीं है? आखिर चीन में जासूसी क्यों नहीं है? चीन में गद्दारी क्यों नहीं है? चीन में कोई हरामखोरी क्यों नहीं करता? चीन में देश विरोधी काम क्यों नहीं करता? चीन में आतंकवादी क्यों नहीं है? चीन में अलगाववादी क्यों नहीं है? चीन में जिहादी क्यों नहीं है? चीन में पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? चीन में घुसपैठ क्यों नहीं होती? चीन में, ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये कानून इतना घटिया है, ये जासूसों को पता है। उनको पता है कि अगर हमको जासूसी करने के लिए 100 करोड़ रुपए आ रहे हैं और हम पकड़े गए तो हमें अधिकतम 3 साल की सजा होगी, ज्यादा ज्यादा 10 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। आजादी के बाद से अब तक सैकड़ों की संख्या में जासूस पकड़े गए। मुझे कोई एक जासूस बताइए जिसको फांसी हुई हो, कोई एक जासूस बताइए जिसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई हो, कोई एक जासूस बताइए जिसकी सिटीजनशिप खत्म हुई हो, कोई एक जासूस बताइए जिसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछा गया हो कि ये बता कि और कौन कौन तुम्हारे इस पूरे गैंग में शामिल था। अभी तो पुलिस ने 2 को पकड़ा है, 30 साल तक थे। वो कितने तगड़े हैं, मतलब सोचिए उनका मेंटल स्टेटस कितना था। 30 साल तक काम करते रहे, कोई पकड़ ही नहीं पाया। पुलिस मान लो 4-10 डंडे उनको मार भी देगी, पुलिस उनको थोड़ा धमका भी लेगी, तो वो सच तो बताने वाले नहीं। सच बताएंगे नहीं, पुलिस सच निकलवा नहीं सकती। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना ये तो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 20 का वायलेशन हो गया। तो नतीजा क्या हुआ? जासूसी होती जा रही। इसके पहले एक पंजाब की महिला पकड़ी गई थी, वो भी जासूसी कर रही थी। उसके पहले दिल्ली के 2-3 लोग पकड़े गए थे, वो भी जासूसी कर रहे थे। तो ये जो जासूसी चल रही, उसका सबसे मूल कारण है हमारा घटिया कानून, हमारी सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। अब ये जो पकड़े गए हैं 2 के दोनों, ये अभी इनका 10 साल मुकदमा चलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। 60 तो इनकी उम्र है, 60 साल उम्र हो गई है। 10 साल इनका कम से कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुकदमा चलेगा, 10 साल हाई कोर्ट में चलेगा, 10 साल सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। और अधिकतम सजा कितनी होगी? वर्तमान कानून तो बदला नहीं, कानून तो अधिकतम सजा होगी 3 साल। क्या पता तब तक ये खुद ही निकल जाए बीच में, अपने आप ही ऊपर प्यारे हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं इन कानूनों को बदलना जरूरी है। अब दुख इस बात का है मुझे, जासूसी हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन इस कानून में हमने आज तक लिखा ही नहीं
कि जासूसी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा, इसलिए पुलिस एनएसए लगा नहीं पाती। हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है और हमने आज तक इस कानून को बदल के इसमें नहीं लिखा कि जासूसी एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, इसलिए पुलिस यूएपीए भी नहीं लगा पाती। हमारे ये जो बीएनएस बनी है, इसमें बीएनएस में सेक्शन 111 है जो ऑर्गेनाइज क्राइम है। जासूसी वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज क्राइम है, जासूसी अनऑर्गेनाइज तो है नहीं, बड़े तरीके से किया जाता है, प्लान करके किया जाता है। लेकिन उस सेक्शन 111 में भी नहीं लिखा हुआ है कि हाँ जासूसी करना ऑर्गेनाइज क्राइम है। जासूस आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है जासूसी। आतंकवादी तो 2-4 को मारते हैं, ये जो दोनों भाई हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में घुस गए थे, ये तो अगर कहीं इनके पास चाबी मिल जाती और परमाणु विस्फोट करा देते तो सोचे कितने लोग मारे जाते। और 30 साल अश्विनी जी एक लंबा पीरियड, 30 साल काम करते रहे। हमारे पास इस बीएनएस में सेक्शन 113 है जो टेररिज्म की बात करती है, लेकिन उसमें सेक्शन 113 में भी हमने जासूसी को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया। हमारे पास वेजिंग वॉर की धारा के लिए सेक्शन 147 है, लेकिन हमने जासूसी को वेजिंग वॉर तक नहीं डिक्लेयर किया। जासूसी से हमारी देश की एकता अखंडता को खतरा है, हमारी संप्रभुता को खतरा है, और उसके निपटने के लिए सेक्शन 152 है, लेकिन उसमें भी हमने जासूसी को नहीं किया। तो ऐसे लगता है कि जो हमारे नौकरशाह ये कानून का ड्राफ्ट करते हैं, कई बार ऐसे लगता है या तो अफीम खा के ड्राफ्ट करते हैं या तो भांग खा के ड्राफ्ट करते हैं। ये ऐसे लगता है एसी में कमरे में बैठे बैठे कॉफी पीते पीते कानून ड्राफ्ट कर देते और देखते ही नहीं कि अगर जासूसी पे चीन में कितनी सजा होती है, सिंगापुर में कितनी सजा होती है, अमेरिका में कितनी सजा होती है, देखते ही नहीं। और हम कहते हैं वहां न भी हो, जब हमें पता है कि जासूसी से हमारा इतना नुकसान हो रहा है, हमें अपना कानून बनाना चाहिए। भाई भारत का कानून तो भारत को ही बनाना पड़ेगा। सही बात। ना तो नेतन्याहू आके यहाँ का कानून बदलेंगे, ना तो ट्रंप आके बदलेंगे, ना पुतिन आके बदलेंगे, ना तो यहाँ पे जिनपिंग आके बदलेंगे। वो अपना अपना देश सुरक्षित कर रहे हैं। चीन वाले अपना देश सुरक्षित कर रहे हैं, अमेरिका वाले अपना सुरक्षित कर रहे हैं। हमारा देश तब सुरक्षित होगा जब सिस्टम बदलेगा, कानून का खौफ होगा। कानून का खौफ तब होगा जब आपकी ऐसी व्यवस्था हो कि भैया जो आदमी पकड़ा गया उसको 6 महीने साल भर के अंदर उठाकर आपने टांग दिया, तब जाके कानून का खौफ पैदा होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उस पर चर्चा ही नहीं हो रही। जासूस हमारे यहाँ समस्या की चर्चा होती है, एक 2 दिन 3 दिन 4 दिन हेडलाइन बनती है, हेडलाइन के बाद वो फिर समस्या, दूसरी समस्या आ जाती है, फिर वो हेडलाइन बनती है। जैसे इसके पहले 26 बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया था, उसकी खूब चर्चा हुई, हफ्ते 10 दिन 15 दिन हुई, फिर मामला ठंडा। कोई सिस्टम नहीं बदला, न पुलिस रिफॉर्म हुआ, न जुडिशियल रिफॉर्म हुआ, न एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुआ, न कानून बदले गए, न नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग कानून बना, न 100% प्रॉपर्टी जब्त करने कानून बना, न साल भर के अंदर फांसी देने कानून बना। एक हफ्ते खूब चर्चा हुई, लेकिन सिस्टमेटिक कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। अब फिर 10 लोग चांदनी चौक में मारे गए, फिर वो केमिकल बम पकड़ा गया, सब कुछ हुआ। एक हफ्ते 10 दिन चलेगा, उसके बाद फिर ये मामला खत्म, टीआरपी खत्म, ये मामला मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा, न पुलिस रिफॉर्म होगा न जुडिशियल। इस बात पे चर्चा ही नहीं हो रही है कि जो समस्या भारत में है वो चीन में क्यों नहीं है, चीन में जासूसी क्यों नहीं है, चीन में गद्दारी क्यों नहीं है, चीन में अलगाववादी क्यों नहीं है, चीन में आतंकवादी क्यों नहीं है। अब कोई कहेंगे यार भारत बहुत बड़ा है, तो भैया आपको बता दूं चीन हमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा है क्षेत्रफल के मामले में। जनसंख्या के मामले में चीन अब जाके हम चीन को बीट कर पाए, नहीं तो जनसंख्या के मामले में हमसे बड़ा था। तो जो समस्या भारत में है इसमें कोई भी लाइलाज नहीं है, कोई भी विश्वव्यापी नहीं है। हमने राम मंदिर तो बनाया, लेकिन राम नीति लागू नहीं किया, भय बिन होए न प्रीत। हम कृष्ण मंदिर तो बनाने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान की जन्मभूमि पे भव्य मंदिर बनाएंगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, सठे साठ्यम समाचरित, उस सिद्धांत को हमने लागू नहीं किया। जब तक सिस्टम नहीं बदलेंगे, जब तक नियम कानून नहीं बदलेंगे, तब तक देश सुरक्षित नहीं हो सकता। कभी ये जासूसी करेगा, कभी वो जासूसी करेगा, कोई पाकिस्तान के लिए जासूसी करेगा, कभी चीन के लिए कोई जासूसी करेगा, कोई ईरान के लिए जासूसी करेगा। तो जासूसी, गद्दारी, मक्कारी, हरामखोरी रुकेगी नहीं जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। बिल्कुल। और देखिए बार्क से फर्जी तरीके से जिस तरीके से ये दोनों भाई जुड़े हुए थे, अब इनके डॉक्यूमेंट्स की, इनके जो लैपटॉप है, इनके जो फोन है, उसकी जांच की जा रही है। मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट यानी सीआईयू ने इन्हें अरेस्ट किया है। अब आगे की जांच की जा रही है, लेकिन सवाल उठने लाजमी है कि कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 1-2 साल नहीं बल्कि 30 साल ये दोनों भाई बिता गए, और अब ज्यादा से ज्यादा सजा का प्रावधान क्या है वो भी आपने इस वीडियो में समझ लिया। क्या बदलाव चाहते हैं, आपके हिसाब से क्या बदलाव होना चाहिए ऐसे घुसपैठियों को लेकर, ऐसे ठगों को लेकर, झूठ बोलने वालों को लेकर, और जो जासूसी करते हैं उनके खिलाफ? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अश्विनी जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय यहां पर रखने के लिए। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।